सो हाय हेलो हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों को। देखिए, एक प्रश्न आया है, कई लोगों ने मुझसे इस बारे में ज़िक्र किया, डिस्कस किया। वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो यूपीएससी की तैयारी होती है या जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, इसके रिगार्डिंग में यदि हम फेल हो जाते हैं, हम पास हो जाते हैं या पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं या नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या इसका घटा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके की कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इसके लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, या सीधे सीधे मैं बता दूं कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, या फिर हम लोग आईएएस की एक हैसियत कितनी होती है समाज में, हर एक एंगल से हम उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हमेशा की तरह से थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाएंगे, पॉलिटिकली न्यूट्रल होके, यानी अपने पूर्व ग्रहों को किनारे रखकर मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग मतलब तलवार लेके एकदम उसकी गर्दन पर चलाने के लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, तुमने ये बोल दिया, तुमने ये बोल दिया, ये कैसे सोच सकते हो। अरे भैया, सबको आज़ादी है। ठीक है, आप जब जब तक भारत देश में है, भारत के भीतर हैं, जो जोग्राफिकल जो एरिया है उसके भीतर हैं, तो भैया यहाँ का जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कानून है, ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप विचार विश्वास जो कुछ भी सोचना चाहें सोच सकते हैं, विचार करना चाहें कर सकते हैं। ड्यू टू ऑल्सो देर इज़ सम रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कुछ वहाँ पर बाधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं। तो वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा क्या करना है, आपको सोचने की, कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने की आज़ादी तो है, लेकिन उन सारी चीज़ों को किनारे रख के थोड़ा सा क्या करिए कि अभी जो कुछ भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहरहाल आखिरी में आप चाहें तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में अच्छी बुरी बातें बता सकते हैं। चलिए ठीक ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम लेकर समझाने जा रहा हूँ आपको कि जो खुद भी यूपीएससी कह लें या आईएएस का एग्ज़ाम कह लें, जो क्लियर किए और क्लियर करने के बाद उन्होंने क्या करा कि नौकरी छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद वो कुछ और काम किए। और कुछ ऐसे मेरे पास कुछ नाम हैं, चेहरे हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं। नाम तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे मुख्य लोगों के ही नाम ले रहा हूँ जिनको आप भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, ताकि आपको समझ आ सकेगा कि एक आईएएस की जो पढ़ाई होती है उसकी लेवल कहाँ तक जाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों भी है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, जानता है। ठीक है, आज 15 अगस्त की आज़ादी में हम इतनी ढेर सारी खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये तो चाइना में तो है नहीं ऐसा। ठीक है, चाइना में तो है नहीं ऐसा। तो हमारे देश में इतनी बड़ी आज़ादी है, अंग्रेज़ों को यहाँ से मार पीट के भगाया गया, खदेड़ के। ठीक है, तो उसमें जो महात्मा गांधी जी के, ठीक है, जो पूरी बराबरी का हक कहें या सम्मान कहें या मेहनत कहें, तो वो हमारे जो देश के मुख्य नेताओं में से एक नेता थे, जिनको हम लोग सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, जिनका नाम है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस साहब जी खुद भी आईएएस क्वालिफाइड थे 1920 में, है ना, 1920 में। और वो चौथी रैंक थी, उनकी फोर्थ रैंक थी, और वो क्या थे, टॉपर थे भैया। और पहले एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता था, पहले एग्ज़ाम कहाँ होता था, लंदन में होता था। और एक और चीज़, जो आईएएस मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले आज़ादी के पहले क्या था, आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। और ठीक इसको आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना लिया गया। तो बात एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, तो भैया जो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं वो खुद भी आईसीएस टॉपर रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद आप जो भी बच्चे यूपीएससी की पढ़ाई में होंगे उनको ये खुद ही पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कितना कितना किस तरीके से पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज कह लें, इंडियन नेशनल आर्मी कह लें, ठीक है, जापान, जर्मनी, हिटलर, ठीक है, कैदियों को मिलाकर किस तरीके से वो एक सेना तैयार करते हैं, है ना, बहुत सारी बातें हैं। और किस तरीके से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी रहे। मेरे कुल कहने का मुद्दा क्या है भैया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साहब जो इतने महान क्रांतिकारी बने, उसके पहले वो एक आईएएस थे। ठीक है, एक आईएएस या आईसीएस अधिकारी थे, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे, दूसरे नंबर पे आते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, ये खुद भी आईसीएस यानी कि आईएएस क्वालिफाइड थे उस टाइम पे। और ये क्या थे, एक समाज सुधारक थे, राइटर थे, इस तरीके की चीज़ों में इनकी भागीदारी थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे भैया मैं एक ऐसे इंसान, क्रांतिकारी इंसान को जानता हूँ, आचार्य प्रशांत। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो यूपीएससी क्वालिफाइड हैं और उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा भी दे दिया। और उसके बाद वो आचार्य प्रशांत
अद्वैत फाउंडेशन में अभी काम कर रहे हैं और वो वेदांत की भक्ति धारा को लोगों में सिखाते हैं, ठीक है, बताते हैं। और जो लोग यूट्यूब से जुड़े होंगे खुद ही वो उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। बहुत ही महान इंसान है, शादी भी उन्होंने नहीं करी है और जीव जंतुओं को लेके, एनिमल राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे वो एक अपना बहुत बड़ा आंदोलन कारी काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही होंगे भैया, ये कोई हल्का फुल्का नाम थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हैं भैया अरविंद केजरीवाल साहब, जो दिल्ली के अभी खुद भी जो सीएम रह चुके हैं। वो देखिए, जितने लोगों को मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये लोग और भी बहुत कुछ किए हैं। कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई आईआईटी किया है, कोई आईआईटी का टॉपर भी रहा है, कोई एमबीबीएस किया है, मतलब और भी इन लोगों की डिग्री है। लेकिन मैं यहाँ पे मुख्य में, सेंटर में, केंद्र में रखकर किसकी बात कर रहा हूँ? यूपीएससी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने भी क्या करा है, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम को एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल साहब जी खुद भी भाई इतने पढ़े लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं, और वो आईआरएस थे, है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। होता क्या है, जैसे आप यूपीएससी क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है, तो इसमें अलग अलग रैंक आती है, तो उस रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है। जो सबसे टॉप की सर्विस आईएएस है, फिर आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, है ना, इस तरीके से ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, उसमें कुल बहुत ढेर सारी की सर्विसेज होती हैं। मेरे ख्याल से 27 हैं इस तरह से, है ना, इतने ख्याल मेरे ख्याल से आसपास हैं। तो इतनी सारी जो सर्विसेज होती हैं, नौकरियां होती हैं, वो सबको क्या है कि रैंक वाइज अलॉट करी जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल साहब, ठीक है, वो खुद आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया देश में लोगों की भलाई के लिए, जनता के लिए। उसके बाद जो अब हमारा 5वें नंबर पे नाम आता है भैया, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, ठीक है। मेरे परम गुरु जी, मैंने इनसे पता नहीं क्या क्या सीखा है, इनको नहीं पता है, लेकिन मैंने इनसे बहुत ढेर सारी चीज़ों को सीखा है। क्योंकि मैं जैसी जगहों पर रहता हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस तो नहीं लिया नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए भैया, मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी की तो गुरु की तो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को आप पसंद नहीं करते हों। तो भैया, पसंद करते कि नहीं करते मुझे ये समझाना भी नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो समाज में जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है, और कुछ ना कुछ करने के बाद से वो पहले, यानी पहले ही वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुके थे। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर क्या है भैया, इनका दृष्टि का कोचिंग है दिल्ली में, और तकरीबन मेरे ख्याल से इनकी एक साल की कमाई है 250 करोड़, टर्नओवर है वहाँ का कोचिंग का, ठीक है। उसके बाद जो 6 पॉइंट पे एक नाम है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, भारत सरकार के जो मुख्य माननीय राष्ट्रपति है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, वो खुद भी क्या है आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, वो खुद भी यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है, उसके बाद वो फिर आगे बढ़े और फिलहाल वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक। उसके बाद रोमन सैनी सर, ठीक है, कौन नहीं जानता भैया, अनअकैडमी को कौन नहीं जानता है, अनअकैडमी बताइए, देश का मतलब सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की जो कमाई है 8,000 करोड़ टर्नओवर है, मेरे ख्याल से इतना अभी चल रहा है 1 साल का पर ईयर, ठीक है, 8,000 करोड़ टर्नओवर, समझ सकते हैं। तो जो मेन को फाउंडर हैं उस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, कोचिंग का, वो कौन है भैया? रोमन सैनी। रोमन सैनी कौन? यूपीएससी क्वालिफाइड है वो इंसान, और टॉपर हैं। टॉपर माने क्या, 18 रैंक उनकी 2013 में, सब लोग जानते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक और नाम है, ठीक है, 8वें नंबर पे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल साहब, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रह चुके हैं। फ़िलहाल वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा में भी वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट यानी एमपी रह चुके हैं। वो खुद भी आईएएस क्वालिफाइड है भैया, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हालांकि उन्होंने नौकरी किया नहीं, वो उनको आईएफएस चाहिए था, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, नौकरी इस्तीफ़ा दे दिया। वो लॉ किए, कानून की पढ़ाई किए, ठीक है। तो देखिए, मैंने कुछ 8 नाम आपको बताए हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब सवाल ये आता है कि क्या यूपीएससी की पढ़ाई क्या वाकई में इतनी ख़तरनाक है या इतनी सही है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद इंसान एक काबिल इंसान बन जाता है, और यदि ऐसा होता है तो क्यों? इस बारे में थोड़ी हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। अरे भाई, आप एक बात को समझिए, जितने भी सारे नाम अभी मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, लगभग हमारे देश के सारे लोग इन सभी नामों को परिचित ही हैं, इन सभी नामों से परिचित ही हैं, जान पहचान है ही, ठीक है।
अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इतने धमाल क्यों मचाते हैं। देखिए, जो पूरा यूपीएससी का जो पढ़ाई होता है, जो सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है, जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, इस तैयारी में ही आपको ऐसा बना दिया जाता है कि आपकी ये जो दिमाग है ना, ये खोपड़ी, ये खोपड़ा बन जाता है, ठीक है, ये खुल जाता है। इससे मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि ये एक अध्यात्म की तरह स्पिरिचुअल नॉलेज की अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, वैसा तो नहीं मैं कहूँगा, है ना। एक आध्यात्मिक अवेकनिंग हो गई, आपको पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, आपको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, वैसा तो नहीं है। लेकिन समाज के स्तर पे, देश के लेवल पे, ठीक है, कंट्री के लेवल पे, देश के स्तर पे, समाज के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, इकोनॉमिक्स के लेवल पे आपको बहुत ढेर सारी चीज़ों की समझ हो जाती है। और जिस भी इंसान को सही शिक्षा मिल जाए, सही समझ मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, वो क्रांतिकारी क्यों ना होगा भैया, ठीक है, क्यों ना होगा। मैं कुछ ऐसे काफ़ी पिछड़े हुए समुदायों का नाम लेकर मैं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब मुझे ये ना समझने लगना कि मैं राजनीतिक रूप से पक्षपात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, लोगों को समाज में क्या है कि विज्ञान नहीं आता है, गणित नहीं आते, फिजिक्स नहीं आता है, मैथ मतलब फिलोसफी नहीं आती, लिटरेचर नहीं आती, सबको पॉलिटिक्स कैसे आ जाती है भाई, है पॉलिटिक्स कैसे आ जाती है। बताइए, पॉलिटिक्स में बात करने के लिए सब पहले ही खड़े हो जाएंगे कि देखो मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरी बात है सही है ना। अरे भैया, क्लास 5, 6, 7, 8 का कुछ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश कुछ जानते हो? नहीं जानते हैं यदि आप, तो पॉलिटिक्स में भी क्या करिए, पहले पढ़ाई करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही किसी एक सही डिसीजन तक पहुँचिए, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। तो क्या है कि जैसे कई बार, एक मैं बोल ही चुका हूँ, एक और बार बोल देता हूँ कि जो एकलव्य था, ठीक है, उसको पढ़ाया नहीं गया, गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, नहीं शिक्षा दीक्षा दिया, क्यों? क्योंकि वो शूद्र घराने से है। लेकिन एकलव्य ने क्या किया, घर पे मूर्ति बनाया और खुद से ही सीख गया। और क्या कहते हैं, धुरंधर है ना, तीरंदाज जो अर्जुन साहब हैं, उनसे भी ज़्यादा वो सीख गया है। यहाँ तक कि जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस समय जो दलित समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, महार कम्युनिटी, यानी कि जो काफ़ी नीची जातियाँ होती हैं कहने में, वहाँ से बिलोंग करते थे। और पढ़ाने के लिए क्या था भैया, उनको बहुत ढेर सारी चीज़ें, संसाधन नहीं मौजूद थी, स्कूल में भेदभाव हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ लिख के आगे बढ़े और भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी मुख्य भागीदारी है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अम्बेडकर साहब ने अकेले ही संविधान लिख दिया, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जहाँ पर भी आप एक्सट्रीम होएंगे, बस समझिए कि वहीं आप गलत जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी मुख्य भागीदारी रही है। देखिए, तो क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, कि यदि आप सही तरीके से सीख रहे हैं, जैसे वो कौन था, मूर्ख कालिदास, कहाँ बैठा था, पागल इंसान, जो अपने ही जिस शाखा पर, पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं, उसी को काट रहे हैं, यानी काटेंगे कटी जाएगी और गिर जाएंगे और खोपड़ी फूट जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनका ज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि कालिदास को क्या बोला गया, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, ये होती है एजुकेशन की, नॉलेज की पावर होती है ना, नॉलेज की पावर। वैसे एक और कौन इंसान है भैया, वो क्या नाम है उसका, तुलसीदास, है ना, उनका नाम है तुलसीदास। क्या था भैया, अपनी पत्नी से, ठीक है, इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो नदी पार करके, आंधी तूफान भूकंप इस तरीके से भी पार करके पत्नी से मिलने चले गए। और पत्नी ने बोल दिया, भैया मेरी हड्डी मांस चमड़ी से इतनी मोहब्बत करते हो, तो यदि तुम राम से मोहब्बत कर लो, भगवान से मोहब्बत कर लो, तो तुम्हें भगवान श्री राम ही मिल जाएंगे। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि तुलसीदास ने क्या किया है ना, कितना धमाल मचा के रखे हैं। ज्ञान की ताकत मैं बता रहा हूँ, बस ये समझ जाइए कि जो ज्ञान की ताकत होती है ना, वो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है। ये परमाणु हथियार से भी खतरनाक है, E=mc², ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी वाली जो बात है, जो आइंस्टीन साहब ने फॉर्मूला दिया है, तो उससे भी खतरनाक बात है। वैसे ही सबके साथ ऐसे ही बातें हो रही हैं, ठीक है। न्यूटन साहब खुद भी 15-16 साल की उम्र में इतना धमाल मचा चुके थे। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, सही चीज़ों को आप सीखते हैं, पक्षपाती होने से बचते हैं, इधर उधर की जो खचर पचर समाज में चल रही है उससे बचते हैं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। नहीं तो वही मैं देखता हूँ, बाकी लोग क्या करने हैं, सिर्फ ग्रुप में कुछ टेलीग्राम में या यूट्यूब पर पता नहीं क्या ग्रुप बना लिए हैं, दिन भर क्विज सॉल्व कर रहे हैं, करंट अफेयर आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब बकेती है, बच्चे ना है इससे आपको, यदि आप एक सीरियस उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि थोड़ी सी चालाकी रखनी होती है। आप समाज के बारे में पढ़ लेते हैं, कानून
के बारे में पढ़ लेते हैं, सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स यानी मार्केटिंग, अर्थव्यवस्था, बाज़ार को समझ लेते हैं, ठीक है। अरे भैया, जब इतनी सारी चीज़ों को समझ लोगे, समझने के बाद आपके भीतर जो ज्ञान है, जो शिक्षा का जो सैलाब है, कैसे नहीं उमड़ेगा और कैसे नहीं आप धमाल मचाएंगे इन लोगों की तरह से, जैसे अभी इन लोगों का मैंने नाम लिया है, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करें और आज़ादी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्यार, और कोई बात है तो बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ न कुछ आपको इस वीडियो से तो ज़रूर सीखने के लिए मिला ही होगा, ठीक है।